नमस्कार दोस्तों। डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज। इसमें आप अपना अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉज करके आंसर दें और उसके बाद हमारे आंसर से मैच कर लें। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो सही जवाब है वो बताऊंगा और उस सही जवाब को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है, बेचे गए सामान की लागत। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 20% सेल पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1 लाख। द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। तो क्वेश्चन में सेल अगर 100 है, अगर सेल को 100 माना जाए तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये 20 है और हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सेल प्राइस 100 रुपये है किसी चीज का और उस पर प्रॉफिट 20 रुपये है तो इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट है सामान की वो 80 रुपये है। 80 रुपये की कॉस्ट का सामान 100 रुपये में बेचा, 20 रुपये प्रॉफिट हो गया। ये रिलेटिव वैल्यूज हैं, ये जो निकाली हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो गिवन है। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की जो वास्तविक वैल्यू है। तो जो रिलेटिव वैल्यूज है उनका यूज करते हैं। जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है उसको ऊपर रखते हैं तो 20 ऊपर रखेंगे और जो बेस है हमारे लिए जो गिवन है एब्सोल्यूट में उसको बेस मान करके नीचे रखेंगे जो कि 80 है इस क्वेश्चन में। तो 20/80 निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये इससे 4 टाइम चला जाता है और 4 से 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो ये 25,000 आ जाएगा। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 1319। द वैल्यू ऑफ एसेट यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ। बैलेंस शीट में किसी एसेट की वैल्यू यूजुअली आमतौर पे दिखाई जाती है किस वैल्यू पे, ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू, असमाप्त लागत मूल्य। दरअसल कोई एसेट जब हमारे पास होती है, जैसे फर्नीचर है, हमने 1 लाख का खरीदा तो 1 लाख की ये उसकी कॉस्ट वैल्यू है, उसकी कॉस्ट वैल्यू है। जो सामान हमने खरीदा है उसका कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट में से जितना हम डेप्रिसिएशन लगाते चले जाएंगे वो एक्सपायर्ड वैल्यू कहलाती जाएगी और जो बच जाएगा वो अनएक्सपायर्ड वैल्यू होगी। तो जो अनएक्सपायर्ड वैल्यू है वो दिखाई जाती है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर नेसेसरी फॉर प्रेपरेशन ऑफ। कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस में डिस्टिंक्शन वो आवश्यक होता है इनमें से किसको प्रिपेयर करने के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों ही शामिल होते हैं। इन तीनों को बनाने के लिए हमें सभी ट्रांजैक्शंस को कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्टिंक्ट करना होता है। जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो तो आ जाती हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका इंपैक्ट हमें बैलेंस शीट में दिखता है। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर इज एन एग्जांपल ऑफ। लॉस बाय फायर एक उदाहरण है इनमें से किसका। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एबनॉर्मल लॉस। ये एक असामान्य हानि है, लॉस बाय फायर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी टेकन एज ऑफ ए कैपिटल नेचर। इनमें से कौन सा आइटम एक कैपिटल नेचर का आइटम माना जाएगा, पूंजीगत प्रकृति का आइटम माना जाएगा, यह बताना है। आप सभी ऑप्शंस पढ़ लें, देखें इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ₹5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ ए न्यू मशीन। नई मशीन लगाने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान किया। जब हम कोई नई मशीन लाते हैं, चाहे वो बाहर से पुरानी ही हो, मतलब हम पुरानी खरीद के लाएं या नई खरीद के लाएं, जब हम अपने यहाँ कोई पहली बार एसेट लाते हैं उस पर जितना भी खर्चा होता है वो उस एसेट की कीमत में जुड़ जाता है और वो पूंजीगत प्रकृति का, कैपिटल नेचर का एक खर्चा माना जाता है। बाकी सारे जो एग्जाम्पल हैं ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। एक फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन, ये किस चीज का एग्जांपल है यह बताना है, मतलब ये इनमें से क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
दरअसल जब कोई फिक्स्ड एसेट हम खरीदते हैं तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चा, लेकिन उस एसेट को हम धीरे धीरे राइट ऑफ करके P&L अकाउंट में लिखते चले जाते हैं डेप्रिसिएशन के नाम पे कि डेप्रिसिएशन पहली साल लगा, दूसरे साल लगा। तो ये जब डेप्रिसिएशन लग रहा होता है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और इसी कारण से डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। P&L के डेबिट साइड में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही आते हैं। नेक्स्ट, what is the correct sequence of the following actions required for the preparation of final accounts? जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ये एक्शंस हमें लेने होते हैं, इनका सही सीक्वेंस बताना है क्या है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका सही सीक्वेंस बताइए क्या होगा। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन सी 2143, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर जब लेजर बन जाता है तो उसके ट्रायल बैलेंस बन जाता है लेजर के बाद, तो उसके बाद हमें P&L, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट इन सबको बनाने से पहले करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, डेप्रिसिएशन की, ये एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। इसके बाद फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। और इसके बाद बनाते हैं हम बैलेंस शीट, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई जाती है, फाइनल जो आ जाती है पोजीशन किसी बिजनेस की। नेक्स्ट, टोटल प्रॉफिट मींस, टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू जो शुद्ध प्राप्ति हुई है हमें सामान बेचने से, गुड्स बेचने से या सर्विसेज को बेचने से, उसमें से टोटल कॉस्ट घटा देंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल आता है। नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹2000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हमें इसमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और यहाँ पे बताया कि गुड्स बेची गई हैं 2000 पे, यानी कि ये सेल्स का प्राइस दिया हुआ है और 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया गया है। तो प्रॉफिट जो बताया है वो कॉस्ट पे बताया है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से। देखिए कॉस्ट जो है अगर ये 100 है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया 25% ये कॉस्ट पे बताया है, कॉस्ट अगर 100 है और प्रॉफिट अगर 25 है तो सेल प्राइस जो है वो इसका मतलब 125 है। ये रिलेटिव वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो रिलेटिव वैल्यू है वो ये है कॉस्ट 100, और हमें जो गिवन है वो सेल प्राइस दिया हुआ है 2000, यानी कि ये बेस मान लेंगे हम। तो ये जो रिलेटिव वैल्यू है सेल प्राइस की वो है 125। तो अब तरीका वही है कि जो 2000 रुपीज दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू, इससे हम कॉस्ट की जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू वो निकाल लेंगे। उसका तरीका है जो रिलेटिव वैल्यू दी है कॉस्ट की वो ऊपर रखेंगे, तो रिलेटिव वैल्यू कॉस्ट की जो है वो 100 है और जो अमाउंट दिया हुआ है इसको बेस मानेंगे इसके रिलेटिव वैल्यू को। तो इसका रिलेटिव वैल्यू जो सेल का है वो 125 है, 125 नीचे रखेंगे। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे 100/125, इसको हम काट लेंगे इससे। तो 25 से ये 4 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, और ये 400 इंटू 4 ये हो जाएगा 1600। तो जो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए 1600 रुपीज। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड इज, बैड डेट्स रिकवर्ड इनमें से क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में चेक करें क्या इसका सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। बैड डेट्स का मतलब होता है डेट जो हमने उधार बेच रखा है लोगों को, जब वो डूब जाता है तो उसको कहते हैं बैड डेट्स, वो लॉस होता है। कभी कभी जो बैड डेट्स डूब गया था पैसा, बाद में उसकी रिकवरी हो जाती है, तो अगर वो रिकवर हो गया तो इसका मतलब हमारा डूबा हुआ पैसा हमें मिल गया, तो इसका मतलब ये हमारे लिए अब इनकम हो गई, आमदनी हो गई। तो आमदनी होने के नाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पर वैल्यू किया जाता है इनमें से किस पे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का होता है, प्रूडेंस या इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का वो ये कहता है कि अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है
तो उसको अकाउंट करिए, और अगर कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो उसको तब तक मत लिखिए जब तक वो वास्तव में रियलाइजेबल ना हो। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को जो प्राइस कम होता है, लोअर होता है, उस पर लिखते हैं, दर्ज करते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ऑन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिखा रखे हैं, तो वो कहाँ दिखाए जाएंगे इनमें से? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, लायबिलिटी साइड में। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं? ये एक्सपेंसेस होते हैं कि जो एक्सपेंस तो हैं लेकिन अभी हमने उनकी पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट करनी बाकी है। तो खर्च तो हमारे लिए है, पेमेंट बाकी है, इसका मतलब हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें ये पे करना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी हो गई एक तरफ। तो दूसरी तरफ ये P&L में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जोड़े जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में दिखे हुए हैं। ट्रायल बैलेंस में दिखने का मतलब होता है कि ऑलरेडी वो एक्सपेंसेस अकाउंट में शामिल हो चुके हैं। तो जब एक्सपेंसेस में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं तो अब इनको P&L अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होने की वजह से ये P&L में तो दिखेंगे नहीं, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही केवल दिखेंगे। अगर ये ट्रायल बैलेंस में ना होकर के बाहर होते तो ये P&L के डेबिट में भी दिखाए जाते और लायबिलिटीज में भी दिखाए जाते बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है वह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होगा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट, while preparing financial statement if closing stock is given in the trial balance then it will be। तो अगेन फिर ये एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये फिर से ऑलरेडी उन्होंने वो ट्रायल बैलेंस में दिखाया हुआ है। तो देखिए कौन सा इसका सही जवाब होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट एज एन एसेट। क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में दिखाने का मतलब है कि ऑलरेडी वो स्टॉक को एडजस्ट कर चुके हैं। जब ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं परचेज के साथ, तो अब उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, अब उसको केवल बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। अगर ये एडजस्टमेंट में दिया होता नीचे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखता, फिर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में भी दिखता एसेट साइड। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस ऑफ विनर ट्रेडर्स ऑन 31 मार्च 2016 शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस में ये बैलेंसेस दिखा रखे हैं। डेटर्स हैं 3 लाख के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है पहले से 20,000 का, और बैड डेट्स है 10,000 के। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट फर्दर बैड डेट्स। आपको फर्दर बैड डेट्स यानी कि 5,000 के बैड डेट और करने हैं। इन क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और डेटर्स के लिए जो प्रोविजन बनाना है अब वो केवल 5% बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए। द अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी। तो न्यू प्रोविजन की अमाउंट क्या होगी ये इसमें केवल बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले जो डेटर्स हैं उनको गुड डेटर बनाया जाता है। 3 लाख के डेटर है, जो अंदर बैड डेट है इसका मतलब है ये ऑलरेडी अलग पहले से ही है, और ये जो फर्दर बैड डेट है ये अभी अलग नहीं है, तो इनको भी हमें इनमें से लेस करना होगा। 3 लाख में से 5,000 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 2,95,000, और 2,95,000 जो बच जाएगा ये हमारे पास अब ऐसे डेटर्स हैं जिन पे हमें अब नया प्रोविजन बनाना होगा। तो इसका 5% कैलकुलेट कर लेंगे। इसका 5% कैलकुलेट करिए कितना आता है, वो ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 14,750, 14,750। नेक्स्ट, द ओपनिंग स्टॉक was shown at 9,000। ओपनिंग स्टॉक दिखाया हुआ 9,000 रुपये, विच वॉज 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल कॉस्ट, जो कि इसकी वास्तविक कॉस्ट का केवल 3/4 है, 3/4 है। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, इसका इफेक्ट क्या होगा? तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट अलग है और ये उस एक्चुअल कॉस्ट का 3/4 है। अब इसका तरीका हमें एक्चुअल कॉस्ट ही जाननी है। तो चूंकि एक्चुअल कॉस्ट इसका 3/4 है, 3/4 का मतलब 3/4 है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो इसका 4/3 होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है 4/3। तो इसका 4/3 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 339 होता है, 3412 होता है, ये हो जाएगा 12,000।
यानी कि एक्चुअल कॉस्ट जिस सामान की 12,000 है वो उन्होंने दिखा रखा है केवल 9,000 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इन्होंने कम वैल्यू कर रखा है, अंडर वैल्यू कर रखा है। अब ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में 3,000 रुपये एक तरह से इन्होंने कम दिखा रखे हैं। 3,000 रुपये चूंकि कम दिखा रखे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड का टोटल को डेबिट के टोटल में से घटाते हैं, तो डेबिट ऑलरेडी 3,000 से कम है, तो इस वजह से ज्यादा बढ़ जाएगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ज्यादा दिखेगा, जो होना चाहिए उससे ज्यादा दिखेगा। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा यह आपको बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रॉस प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 3,000। ये 3,000 रुपये से बढ़ जाएगा ऐसा होने से। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या होता है? तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही जवाब बताएं क्या होगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू किसी कंसर्न की, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4 लाख है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख है, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ₹3 लाख नेट प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, द अमाउंट स्पेंट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस इज, ऐसा अमाउंट जो खर्च किया जाए किसी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो क्या होता है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है खर्चा, वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। तो डी यहां पे सही जवाब है। नेक्स्ट, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज, ऐसी इनकम जो अर्न कर ली है हमने लेकिन रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, हम कमीशन पे काम करते हैं, हमने काम कर दिया लेकिन कमीशन नहीं मिला अभी तक, तो अर्न तो कर लिया हमने लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। अब उसको कैसे ट्रीट किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में, ये पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एसेट। चूंकि अर्निंग तो हमारी हो चुकी है, वो मिलनी बाकी है, तो वो हमारी एसेट है। नेक्स्ट, एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर इज एन, अब किसी कस्टमर से एडवांस रिसीव्ड हो गया हमें, यानी कि ये इनकम पहले ही मिल गई है और अभी हमें सामान हमें सप्लाई करना है, अभी किया नहीं। तो जो हमें पहले ही मिल जाता है और हमें सामान सप्लाई करना बाकी है, ये तो होगा हमारे ऊपर लायबिलिटी तब तक जब तक हम सामान सप्लाई नहीं कर देंगे। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, करंट लायबिलिटी। ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट, स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है उसको दिखाया जाएगा कहां पे? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बैलेंस शीट में। स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होता है, स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होता है तो वो बैलेंस शीट में चूंकि दिखाना ही है हमें स्टॉक, चाहे ट्रायल बैलेंस में दिखे या ना दिखे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि स्टॉक एक एसेट है जो एग्जिस्ट कर रही है। स्टॉक का मतलब होता है कि समथिंग विच इज इन एग्जिस्टेंस एंड अंडर द ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे पास अवेलेबल है एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जो गुड्स जिनमें हम डील करते हैं वो हमारे पास जो अवेलेबल है सर्टेन टाइम पे, वो स्टॉक है। तो जो चीज अवेलेबल है उसका बैलेंस है, उसका बैलेंस है तो बैलेंस शीट में दिखेगा। तो ट्रायल बैलेंस में हो या ट्रायल बैलेंस से बाहर हो, स्टॉक दिखाना ही होता है बैलेंस शीट में। केवल ट्रायल बैलेंस का फर्क पड़ता है कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है क्लोजिंग स्टॉक, तब हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हैं, और अगर बाहर नहीं दे रखा होता है तो इसका मतलब वो पहले ही परचेज से एडजस्ट हो चुका है और फिर उसे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाना ही होगा। तो सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट, एक एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए की गई, वो प्रभावित करेगी किस किस को? तो गिवन ऑप्शंस में देखिए कौन सा इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एसेट एंड एक्सपेंसेस। ये एसेट और एक्सपेंस दोनों को प्रभावित करेगी। कैसे करेगी? कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है कि हमने कोई खर्च किया, एक्सपेंस कर दिया, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो पता चला कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से कुछ एक्सपेंस ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो जब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो क्या करेंगे, इस ईयर के एक्सपेंस में से उसको लेस कर देंगे, इस ईयर के एक्सपेंस में से उसको लेस कर देंगे।
और चूंकि वो अमाउंट हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं पहले, तो वो बाद में हमारा काम आ जाएगा, तो ये इसलिए हमारी एसेट कहलाएगा क्योंकि हम एडवांस में खर्च कर चुके हैं। तो एक्सपेंस और एसेट दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज ₹3,60,000। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और इनसे पहले जो नेट प्रॉफिट है वो बताया 3,60,000 है। पूछा है आफ्टर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट इज, तो एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा, तो बस ये एडजस्टमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है 20,000 की, सैलरी है, खर्च है, देना बाकी है, लेकिन खर्च तो है ही, इसलिए 360 में से आउटस्टैंडिंग सैलरी के 20,000 रुपए घटा दिए जाएंगे। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है 26,000, ऑलरेडी हम दे चुके हैं, लेकिन ये प्री दे दिया, पहले ही दे दिया है, ये है अभी बाद के आने वाले पीरियड्स का, तो ये हम दे चुके हैं तो खर्च में घट गया होगा, इसलिए इसको जोड़ देंगे। तो 360 में से 20 माइनस करेंगे, 340 रह जाएगा, 26 जोड़ देंगे, 366 आ जाएगा। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, डेटर्स आर ₹80,000, बेड डेट्स 2,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट 4,000, डेटर दे गिवन है 80,000 रुपए के, बेड डेट्स 2,000 रुपए के, और प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है 4,000 रुपए का। आगे कहा गया है कि इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ऑफ ₹1,000। अब ये डिजायर किया गया कि मेंटेन करेंगे प्रोविजन केवल 1,000 का, और हमने पहले ही बना रखा है ऑलरेडी ये 4,000 का प्रोविजन। तो स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड या क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, तो आपको बताना है कि अमाउंट P&L में क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। तो देखिए, चूंकि पहले से ही 4,000 का प्रोविजन उन्होंने बना रखा है, पहले से प्रॉफिट में से ही बचा के बनाया होगा। अब ये कह रहे हैं हमें तो 1,000 ही चाहिए, तो क्या करेंगे, 3,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो 3,000 वापस किए जाएंगे P&L अकाउंट में, लेकिन पता चला कि बेड डेट्स भी हैं कुछ, तो 3,000 में से 2,000 रुपए के बेड डेट्स वसूल कर लिए जाएंगे, क्योंकि प्रोविजन बनता ही बेड डेट्स के लिए है। तो जो 4,000 का प्रोविजन है पहले से बना हुआ, इसमें से एक तो जो हम बेड डेट बना रहे हैं ये घटा देंगे, 2,000 बचेंगे। अब वो कह रहे हैं केवल 1,000 का ही प्रोविजन चाहिए, तो 1,000 एक्स्ट्रा प्रोविजन है, इसको वापस कर देंगे P&L में। प्रोविजन बनता P&L से है, और अगर प्रोविजन हम खत्म करना चाह रहे हैं, पैसा बच गया है, जरूरत नहीं, तो वो P&L में ही जुड़ जाता है प्रॉफिट में। तो जो 1,000 बचा हुआ रुपया है वो क्रेडिट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1,000 रुपया क्रेडिट। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन इन, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाया जाएगा कहां पे, तो ऑलरेडी क्वेश्चन ये आ चुका है पहले भी। सही जवाब देखे क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इन एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एक एसेट की तरह दिखाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में चेक करें, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होगा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, फर्नीचर। फर्नीचर खरीदेंगे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाकी रेंट रेवेन्यू एक्सपेंस है, अगर रेंट पेड है तो, कमीशन अगर पेड है तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, और अगर कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड है तो ये रेवेन्यू इनकम है। डिविडेंड, डिविडेंड अगर पेड है तो हालांकि ये फाइनेंशियल नेचर का होता है, बट अगर रेवेन्यू और कैपिटल में देखेंगे तो रेवेन्यू ही है ये। डिविडेंड रिसीव्ड रेवेन्यू इनकम है। फर्नीचर क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट हो जाती है, कैपिटल नेचर का आइटम है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस इन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के रिगार्डिंग। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। ये स्टेटमेंट इसका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, a firm is maintaining a provision for bad debts at ₹5% of debtors and a provision for discount at 2.5%.
एक फर्म मेंटेन करती है प्रोविजन बैड डेट्स के लिए 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए 2.5%. If at the end of the year debtors amounted to rupees 20,000, then provision for discount will be. अगर डेटर 20,000 के हैं तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होगा? तो देखिए पहले बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमेशा. तो 20,000 में से 5% 20,000 का हो जाता है 1,000. ये तो हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. और इस तरह 19,000 हमारे पास बच जाएंगे गुड डेटर्स. इन पे बनाया जाता है डिस्काउंट के लिए प्रोविजन. तो इसका 2.5% निकालना है. अब इसका 2.5% कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाता है वही इसका सही जवाब हो जाएगा. तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कैलकुलेट करके चेक कर लें, ऑप्शन सी, ₹475. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी पहचान करनी है. तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ स्टॉक टू ए न्यू साइट. नई साइट पे स्टॉक ले जाएंगे, स्टॉक का एक से दूसरी जगह ले जाना कॉमन खर्चा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 85,000, परचेजेज 3,07,000, वेजेज 48,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 28,000, क्लोजिंग स्टॉक 90,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है. तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी 2, बस उसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है. तो देखिए चेक करके कितना इसका सही जवाब आएगा. ओपनिंग स्टॉक 85 है, प्लस कर देंगे परचेजेज, प्लस कर देंगे वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक इनडायरेक्ट नेचर का आइटम है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती है शामिल. क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, और कैलकुलेट करें ये कितना आ जाता है. तो सही जवाब आ जाता है ऑप्शन डी, 3,50,000 रुपीज. नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू रुपीज 5,40,000. 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टैक्स के बाद का प्रॉफिट 5,40,000 रुपये है, विच शोड एन इंक्रीज ऑफ 50% ओवर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर. यह गत वर्ष के टैक्स के बाद के प्रॉफिट के ऊपर 50% का इंक्रीज दिखा रहा है, यानी कि वो जितना भी था ये उससे 50% ज्यादा है. अगर वो 100 था तो ये 150 है. द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू, तो पिछले साल का निकालना है. तो अगर पिछले साल का 100 है तो ये 150 है. अब निकालने का तरीका हमारे पास वही है, जो हमें निकालना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी रिलेटिव वैल्यू ऊपर रखते हैं. तो हमें निकालना है प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर, और हम जानते हैं कि पिछले साल का अगर 100 था तो ये 150 है, क्योंकि ये उससे 50% ज्यादा है, तो ये 150 है. तो इसका जो बेस वैल्यू है वो 150 हो जाएगा. तो 100/150 करेंगे, 5,40,000 का कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाता है. तो इसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे और इसका सही जवाब आ जाएगा 3,60,000. ऑप्शन सी इसका सही जवाब है. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज रुपीज 1,20,000. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,20,000 रुपये है. ग्रॉस लॉस है 1/4 ऑफ सेल्स. द अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी, तो सेल्स की अमाउंट क्या होगी. अब यहाँ पे दिया है कि जो ग्रॉस लॉस है वो सेल का 1/4 है. 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी कि लॉस अगर सेल 100 है तो जो लॉस है वो 25 है, 25 है. तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट 125 होगा, क्योंकि 125 की लागत का सामान अगर हम 100 रुपये पे बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा हमें 25 रुपये का. तो ये वैल्यू आ गई. अमाउंट ऑफ सेल निकालना है, कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट की रिलेटिव वैल्यू है 125 ये. तो कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 और ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है. अब इस 120 से हमें रिलेटिव वैल्यूज का यूज करके जो वैल्यू चाहिए वो कैलकुलेट करनी है. हमें सेल चाहिए, तो सेल अगर 100 है तो सेल ऊपर रखेंगे, और जो कॉस्ट हमें गिवन है उसकी रिलेटिव वैल्यू है 125, अपॉन करेंगे 125. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करिए कितना आता है, जो आएगा वही इसका सही जवाब कहलाएगा. तो देखें कितना आ जाता है. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 96,000 रुपीज, 96,000 रुपये इसका सही जवाब आ जाएगा. नेक्स्ट, इफ सेल्स इज रुपीज 2,40,000, अगर सेल 2,40,000 रुपये है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ कॉस्ट,
ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 है। परचेजेज इज 1,96,000, परचेजेज 1,96,000 रुपये है। इन क्लोजिंग स्टॉक इज 36,000, क्लोजिंग स्टॉक 36,000 रुपये है। तो ओपनिंग स्टॉक विल बी, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन दिया है और सेल की वैल्यू दी है, तो हम कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। ये कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 1/3 है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि अगर कॉस्ट 3 है तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1 है। अगर कॉस्ट 3 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 1 है। तो सेल कितना होगा? सेल इसका मतलब 4 है। तो सेल की रिलेटिव वैल्यू 4 है और सेल की जो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 2,40,000 है। तो कॉस्ट की जो रिलेटिव वैल्यू है वो 3 है। हम कॉस्ट निकाल सकते हैं इससे। तो कैसे निकालेंगे? वही तरीका है, 2,40,000 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लिखेंगे और रिलेटिव वैल्यूज का यूज करेंगे। जिस रिलेटिव वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है कॉस्ट की वो रखेंगे ऊपर और जो हमें गिवन है वो रखेंगे नीचे। तो गिवन सेल है, सेल की जो रिलेटिव वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी बेस। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 से ये 6 टाइम जाता है और 6 इंटू 3 180 हो जाता है। तो 1,80,000 इस क्वेश्चन में कैलकुलेट होकर के आ जाएगी हमारे पास इसकी कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस्ट आ जाएगी 1,80,000, तो 1,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर होती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से को ओ से शो कर रहे हैं, प्लस होता है परचेजेज। परचेजेज इसमें दिया हुआ है 1,96,000। इसके बाद प्लस होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें है नहीं। माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 36,000। इसको बस कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ रहेगा 196 को और 36 को 180 की तरफ ले आएंगे। तो 180 में से 180 में 36,000 तो हो जाएंगे ऐड, उधर से आएंगे ये तो प्लस हो जाएंगे यहाँ से जब इधर आएंगे तो, और 196 इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसमें से माइनस। बस ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी। तो कैलकुलेट करो कितना आ जाता है। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा कैलकुलेट होकर के। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज, अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी पेटेंट। पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट होती है। बाकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं। फिक्टिशियस एसेट ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए हैं। और जो पेटेंट होता है ये एक राइट होता है किसी कंपनी का, किसी पर्सन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए मिलता है कि उसने कोई इन्वेंशन की है, कोई रिसर्च की है और रिसर्च या इन्वेंशन करके कोई नया आइडिया, कोई नई टेक्निक, कोई नया टूल, कोई नया मेथड डेवलप किया है। तो उस पर उसका राइट होता है और वो किसी दूसरे को उस पर्टिकुलर राइट को फीस के बदले में यूज करने के लिए दे सकता है। इसको पेटेंट कहा जाता है। पेटेंट एक सेफ्टी देता है इन्वेंटर को कि उसकी जो इन्वेंशन है उस पर उसने काफी खर्च किया है, टाइम भी स्पेंड किया है, मनी भी स्पेंड किया होगा, तो उसका बेनिफिट उसको मिले एक पर्टिकुलर पीरियड तक। जब तक उसका पेटेंट उसको अलाउ करता है तब तक दूसरा कोई व्यक्ति उसके पेटेंट का इस्तेमाल बिना उसकी मर्जी के या बिना उसको पेमेंट किए नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फर्म। बैड डेट्स 3,000 के, एक फर्म के ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन है ये। बैड डेट्स है उनके 3,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 10,000, डेटर्स है 1 लाख की। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स हैं, बैड डेट्स रुपीज 1,000, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स एट 5%, द अमाउंट टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में जो चीजें होती हैं उनका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है
और अब हमें उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में ले जाना है। अगर वो कोई एक्सपेंस या लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ले जाना है, अगर कोई इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ले जाना है, अगर वो कोई एसेट या लायबिलिटी है तो उसको बैलेंस शीट के एसेट या लायबिलिटी साइड में ले जाना है। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें दी होती हैं ये उनका ट्रीटमेंट होता है। एडजस्टमेंट ऐसी चीजें होती हैं जो अभी तक रिकॉर्ड में आई नहीं है, अकाउंट्स की बुक में लिखी नहीं गई है, लेकिन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले ये डिसीजन लिया है कि इनको भी हमें एडजस्ट करना है। अभी तक उनकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, लेकिन अब इनको भी रिकॉर्ड करना है और इनका भी इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे जाएगा। ये होती है एडजस्टमेंट। जैसे बैड डेट्स है 1000, ये एडजस्टमेंट में लिखा है। इसका मतलब है कि ये बैड डेट अभी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, अभी ऑर्गेनाइजेशन को पता चला है कि ये पैसा भी डूब गया है। अब तक ये डेटर्स थे, हमारे डेट थे, लेकिन अब बैड डेट हो गए, डूब गए। इसका मतलब है कि अब तक ये इन डेटर्स में शामिल थे 1 लाख में, लेकिन अब पता चला कि ये 1000 भी डूब गए, तो इनको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब है कि 1000 रुपये डेटर्स में से कम हो जाएंगे और ये जो बैड डेट है ये 1000 रुपये लॉस हो जाएगा। ये मतलब हुआ है एडजस्टमेंट का। ऐसे ही जो आगे लिखा है मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स एट 5%, इसका मतलब भी ये है कि अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन अब ये तय किया जा रहा है कि हम अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनाएंगे उनमें हम प्रोविजन मेंटेन करेंगे 5% का। अब तक हो सकता है इससे ज्यादा था प्रोविजन, अब तक हो सकता है इससे कम था प्रोविजन। अगर इससे कम था प्रोविजन तो इतना रुपया हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और चार्ज करना पड़ेगा। और अगर मान लो ये प्रोविजन कम है और हमने पहले ऑलरेडी ज्यादा बना रखा था, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें केवल इतने की जरूरत है, जितना ज्यादा बना हुआ था उस ज्यादा अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़ देंगे इनकम साइड में, क्योंकि प्रोविजन बनता भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट में से घटा के है। और अगर आप प्रोविजन वापस करेंगे तो भी वो वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में जोड़ करके ही जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट होता है। तो ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया है। दरअसल बहुत सारे लोग डायरेक्ट इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तरीका जानते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों के प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। अब बात आ रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा। अभी तक मैंने सबका इंडिविजुअल ट्रीटमेंट बताया था कि इसका क्या होगा, लेकिन अब इसका हम इन टोटल कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो बैड डेट्स है ये लॉस है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, P&L में डेबिट साइड में जाएगा। ये केवल P&L में डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो चीजें होती हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उनका इंपैक्ट अब एक जगह जाएगा। उसका कारण ये होता है कि ये जो अकाउंट हमें खुला दिख रहा है, केवल हमें इसको क्लोज करना है। ये पहले ही बन चुका है। जब ये बना होगा बैड डेट तो उस समय एंट्री हुई होगी कि बैड डेट्स डेबिट टू डेटर, तो डेटर में से ऑलरेडी ये घट चुका है और बैड डेट्स P&L में चला जाएगा, तो एक जगह जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि ये पुराना प्रोविजन है, ये पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बना हुआ है, तो या तो ये मेंटेन रहेगा या तो ये खत्म होगा या ये इन सब में यूज कर लिया जाएगा। ये बचा हुआ पैसा है प्रॉफिट में से जो पहले से बचा रखा है। जैसे बैड डेट्स हैं तो इस बैड डेट को हम इसी में से राइट ऑफ कर सकते हैं, P&L में हम नहीं लिखेंगे बैड डेट्स को तब। तो ये मैंने इसका इंडिविजुअल ट्रीटमेंट बताया। डेटर्स हैं, डेटर्स जितने भी हैं 1 लाख के यहाँ पे दिख रहे हैं। अब नीचे चूंकि और बैड डेट हो रहे हैं तो और कुछ प्रोविजन का एडजस्टमेंट है, तो इसके बाद जो डेटर बचेंगे वो बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगे। नीचे जो है इनके बारे में अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि ये 2 जगह इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। अब इसके बाद इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर कमेंट आते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका फाइनल ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन अगर कोई करेगा, जिनको प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन जिनका अकाउंट से कम टच रहा है उन लोगों को दिक्कत होती है, तो वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के, तो उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो बैड डेट्स है लॉस है, क्योंकि ये लॉस है 3000 रुपीज, क्योंकि ये लॉस है 3000 रुपीज, तो एक तो हमें ये पता चल गया कि 3000 रुपये का लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाना है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि कुछ फर्दर बैड डेट्स है, ये और डूब रहा है पैसा, तो जो भी P&L में लॉस है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाएगा। फिर हमें पता चला
कि एक प्रोविजन हमें न्यू मेंटेन करना है 5% का, तो 5% का प्रोविजन बनाएंगे किस अमाउंट पे, वो बनाएंगे डेटर्स पे। डेटर्स पे लेकिन अभी क्योंकि हमें पता चला है कि कुछ और पैसा डूब गया है 1000, जिसको फर्दर बैड डेट कहा जाता है, इसको इसमें से लेस करेंगे पहले। तो 1 लाख में से 1000 घटाएंगे, वो बच जाएंगे 99,000, 99,000। अब 99,000 पे 5% का प्रोविजन बनेगा, जो प्रोविजन बनाएंगे ये भी लॉस है, तो टोटल लॉस 3000, 1000 और 99,000 का 5% निकालेंगे। 99,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4,950। इस तरह टोटल जो लॉस हो जा रहा है हमारा कुल मिलाकर के, ये हो जाएगा। अब इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये टोटल होके आ जाएंगे हमारे पास 8,950। अब चूंकि ये 8,950 ये लॉस है, हमें P&L के डेबिट में ले जाना है। एक बात ये तय हो गई, तीनों चीज समझ गए होंगे। अब यहां पे पता चला कि पहले से उनका प्रोविजन है 10,000 का। जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ये बोल दिया जाए कि अब इतना प्रोविजन बनाना है, तो इसका मतलब है कि अब जो पुराना है वो समाप्त समझो, हमें केवल इतना बनाना है। तो अब या तो हम ऐसा करें कि 8,950 को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएं क्योंकि ये खर्चे हैं, लॉस है, या हम ऐसा मतलब इसको हम खर्चे में दिखाएं और जो पुराना प्रोविजन है 10,000 जो पहले से बना रखा था, अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि नया प्रोविजन बन गया हमारा। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जितना बन गया उतने का खर्चा है इस साल। जो पुराना प्रोविजन बना रखा था पिछले प्रॉफिट में से घटाया था, अब उसको हम क्या करेंगे, फिर से प्रॉफिट में जोड़ दें 10,000। तो या तो हम ऐसा करेंगे कि इसको खर्चे में लिखेंगे, इसको इनकम में लिखेंगे, या जो तरीका है वो हम ऐसा करते हैं अल्टीमेटली इनको एडजस्ट करके फाइनल अमाउंट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। जैसे पहले से जो प्रोविजन है 10,000 है, अगर मान लो ये कम होता 2,000, तो हम क्या करते कि टोटल खर्चा 8,950, इसमें से माइनस करते 2,000, और जो बच गया जो 2,000, मान लो पुराना प्रोविजन 2,000 होता तो ये पुराना यूज हो जाता 2,000, और जो बचा हुआ 6,950 है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे वाली साइड में लिखा जाता। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है कि जो पुराना प्रोविजन है वो काफी ज्यादा है हमारे पास रखा हुआ 10,000। जब हमारे पास पहले से 10,000 रुपये रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास तो ऑलरेडी एक्सेस प्रोविजन है, मतलब पिछले प्रॉफिट में से ज्यादा बचाया होता। आपने कितना ज्यादा बचा होता वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो था 1,050, 1,050 ज्यादा था। अब ज्यादा है तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पुराना जो प्रॉफिट बचा के रखा था प्रोविजन हमने, उसमें से ये सारे खर्चे भी हो गए, 1,050 फाइनल बच भी गए। तो ये जो बच गए इसको अब हम प्रॉफिट में जोड़ देंगे, ये फाइनल ट्रीटमेंट रहा P&L अकाउंट में। मतलब इन सबका इकट्ठा टोटल हो गया और अल्टीमेट 1,050 रुपये P&L अकाउंट में जोड़ दिए जाएंगे। जोड़ दिए जाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,050। तो इस तरह इसका जो सही जवाब है वो आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। हिंदी में आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ लें और इसको देखें कैलकुलेट करके। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी शोन इन। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाया हुआ है तो इट शुड बी शोन, तो ये कहां दिखाया जाएगा। अभी हम फिर इसी बात पे आ जाते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाने का मतलब है ट्रायल बैलेंस में जो चीजें होती हैं इसका मतलब है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जब ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है तो इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट वो स्टॉक ऑलरेडी परचेज में से हम अलग कर चुके हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज 10 लाख की करी थी और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 1 लाख का बचा हुआ है, तो 1 लाख को जब हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में तो स्टॉक जब क्रिएट करेंगे परचेज कम हो जाएगा। इस वजह से जो स्टॉक है वो रिकॉर्ड हो गया और परचेज कम हो चुका है। क्योंकि परचेज ऑलरेडी कम हो चुका है तो अब स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखने की जरूरत नहीं है। ये तो कंसेप्ट है। वैसे समझें तो ऐसे समझ ले टोटल, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज रिकॉर्डेड होती है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब वो फाइनली वो अकाउंट जो बने हुए हैं अगर वो नॉमिनल नेचर के हैं तो वो P&L में जाकर के क्लोज हो जाते हैं। अगर वो पर्सनल अकाउंट है या कोई रियल अकाउंट है तो वो बैलेंस शीट के एसेट या लायबिलिटी साइड में चले जाते हैं। मतलब एक ही जगह जाएंगे वो जहां भी जाएंगे। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका मतलब ये एक ही जगह जाना है। अब एक ही जगह जाएगा तो कहां जाएगा, स्टॉक एक एसेट है तो एसेट में जाएगा बैलेंस शीट में, बस। अब ये ट्रेडिंग P&L में कहीं नहीं जाएगा।
तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, लोन ऑन मॉर्टगेज इज शोन इन, मॉर्टगेज पे जो लोन है वो कहां दिखाया जाएगा? तो गिवन ऑप्शंस में से देखें सही जवाब कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए, लोन चाहे मॉर्टगेज पे हो और लोन चाहे विदाउट मॉर्टगेज हो, अगर लोन है तो लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, गुडविल इज ए या एन, गुडविल क्या है? तो गिवन ऑप्शंस में से चेक करें क्या है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट, इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दरअसल एक लायबिलिटी होता है। बैंक में से अगर हम अपने बैंक में से जितना हमारा अकाउंट में जमा पैसा है उससे ज्यादा निकाल लेते हैं तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि जो ज्यादा हमने निकाल लिया है अपने अकाउंट से वो वापस करना ही पड़ेगा बैंक को। बाकी क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सब करंट एसेट के एग्जाम्पल हैं, ये करंट एसेट नहीं है। तो ए इसका सही जवाब हुआ। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे लगातार इस तरीके के। हाँ, गैप लग जाता है कि समय लगता है बनाने में, लेकिन जितने भी वीडियोज आएंगे महत्वपूर्ण होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। पीजीटी कॉमर्स का आप एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी कॉमर्स का दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, यूजीसी नेट का दे रहे हैं, या आप अकाउंटेंट ऑडिटर का दे रहे हैं, उन सब के लिए आपको महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल एमसीक्यूज यहाँ पे लगातार मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एमसीक्यू सीरीज पे बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं। आप प्रीवियस पेपर में जाएंगे, बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे आपको, आप उनको देखें। आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो वो भी आपको मिल जाएगा। पीजीटी कॉमर्स कोर्स नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें मोर देन 100 वीडियोज है। आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज का पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी जो बुक है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड, वो पीजीटी के लिए है स्पेसिफिकली। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो पीजीटी कॉमर्स के वीडियोज भी पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपको पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड में जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज उनकी डिस्कशन मिल जाएगा सबका। कुछ टॉपिक ऐसे हैं शायद जिनके वीडियोज नहीं हैं, तो उनके वीडियोज भी हम जल्दी उस पर उपलब्ध करा देंगे। बुक के सारे चैप्टर से आपको वीडियोज मिल जाएंगे। बुक में 2000 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन पे भी हम पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड नाम से ही जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको उन एमसीक्यूज पे भी वीडियोज मिल जाएंगे। और उस पे भी काफ़ी वीडियोज बन चुके हैं उसी सीरीज में। ये 49th वीडियो है। बाकी सारे क्वेश्चंस हम जल्दी ही उस पर कवर करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।